स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक है वो चल रहा था आदेश की एकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो मैंने आपको आदेश की एकता के बारे में बताया था। आदेश की एकता क्या होती है? कर्मचारियों को कार्य करने के लिए एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर अलग अलग अधिकारी अगर किसी कार्य को करने के लिए आदेश देंगे तो उससे क्या है, अव्यवस्था एवं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी और जो उत्पादन है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये क्या बताया था मैंने? आदेश की एकता के बारे में बताया था। एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं। तो ये क्या था? आदेश की एकता। मैंने आपको अच्छे से वीडियो में ये करा दिया था। मैंने इसके आदेश की सकारात्मक प्रभाव भी आपको कराए थे और आदेश की जो अवहेलना के प्रभाव हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से करा दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था निर्देश की एकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब निर्देश की एकता के सिद्धांत से क्या मतलब है मैंने आपको अच्छे से बताया था। यानी एक ही प्रबंधक द्वारा अपने लक्ष्य के लिए निर्देश देने चाहिए। तो लिखा हुआ था किसी उपक्रम के समान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं का संचालन एक योजना या एक प्रबंधक के अंतर्गत ही होना चाहिए। यानी किसी भी योजना या किसी भी संचालन के लिए एक ही प्रबंधक द्वारा किसी भी उसका संचालन करना चाहिए। क्या था? निर्देश की एकता का सिद्धांत था। तो मैंने आपको इसके सकारात्मक प्रभाव और इसकी जो अवहेलना है उसके बारे में भी अच्छे से बता दिया था। तो आज मुझे कराना है आदेश की एकता और निर्देश की एकता में दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में आज मुझे आपको बताना है। आइए हम बात करते हैं आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में अंतर। यानी जो आदेश की एकता है और जो निर्देश की एकता है उसमें क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आदेश की एकता लिखा हुआ है और निर्देश की एकता है और आधार है। जैसे अर्थ है, अर्थ के आधार पर देखते हैं आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है। पहला लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को आदेश केवल एक अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। उत्तरदायी होना चाहिए यानी उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? एक अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है, उसी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी जिसने व्यक्ति ने आदेश दिए हैं उसके प्रति ही आप उत्तरदायित्व हो गए। किसी अधिकारी द्वारा किसी और अधिकारी द्वारा अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसके प्रति आप उत्तरदायी नहीं होंगे। तो आदेश की एकता का है मतलब है एक ही कर्मचारी द्वारा एक ही अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को दिए जाने वाले आदेश से है। तो ये क्या है? आदेश की एकता। अब है निर्देश की एकता। अब निर्देश की एकता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार समान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाली क्रियाओं का संचालन एक ही प्रबंधक के अंतर होता है। यानी समान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाली जो क्रियाएं हैं उनका जो संचालन है एक ही प्रबंधक के अंतर्गत होता है। यानी जो अपने लक्ष्य है और जो अपने उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो संचालन है एक ही प्रबंधक द्वारा किया जाता है। लेकिन जो ये आदेश है इसमें एक अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है और इसमें संचालन एक ही प्रबंधक द्वारा किया जाता है। क्लियर है? फिर कार्य लिखा हुआ है यह सिद्धांत अधीनस्थ के ऊपर एकात्मक नियंत्रण को संभव बनाता है। यानी जो कार्य है आदेश की एकता का जो कार्य है अधीनस्थ के ऊपर एकात्मक नियंत्रण को संभव बनाता है। यानी एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है, उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद है निर्देश की एकता। यह सिद्धांत कार्य में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन तथा योजनाओं के एकीकरण में सहायता करता है। जो योजना है उसके एकीकरण में सहायता करता है क्योंकि एक ही प्रबंधक द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं तो क्या है? एकता के एकीकरण भी करता है। ठीक है? तो ये क्या है? निर्देश की एकता। उसके बाद है आवश्यकता। यानी आदेश की एकता की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कर्मचारियों के कुशलतापूर्वक कार्यों
के संचालन के लिए आदेश की एकता का आवश्यक है। आपको भी पता है कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक कार्य कराना है, उसको संचालन करने के लिए आदेश की एकता का होना आवश्यक पाया जाता है। फिर उसके बाद है निर्देश की एकता। किसी संगठन में कुशलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए निर्देश की एकता का आवश्यक होती है, क्योंकि कार्य आदेश भी और निर्देश भी, क्योंकि ये संचालन करना होता है और ये आदेश दिए जाते हैं, तो क्या है आदेश की एकता और निर्देश की एकता दोनों ही आवश्यक होती है। उसके बाद है यह दोहरे आदेशों की स्थिति को रोकता है। जो आदेश की एकता का जो लक्ष्य है यह दोहरे आदेश की स्थिति को रोक देता है। और जो निर्देश की एकता है यह दो विभागों के कार्य एक दूसरे पर आधारित न हो उसे रोकता है। यानी जो निर्देश की एकता है दो विभागों जो कार्य हैं एक दूसरे पर आधारित न हो उसको रोकता भी है। इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है, ठीक है, जो इसका लक्ष्य है ये होता है यह दोहरे आदेशों की स्थिति को रोकता है और जो दो विभाग कार्य एक दूसरे पर आधारित न हो उसे रोकता है निर्देश की एकता, ठीक है। उसके बाद जो आदेश की एकता के जो प्रभाव हैं वो क्या होते हैं, यह व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी को प्रभावित करता है। यानी जो आदेश की एकता है यह व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी को प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं तो इससे क्या है जो व्यक्ति है वो प्रभावित होगा, कर्मचारी प्रभावित होगा, ठीक है। यह पूरे संगठन या उपक्रम को प्रभावित करता है। जो निर्देश की एकता है ये जो पूरे संगठन है उपक्रम है उसको प्रभावित भी करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो नेक्स्ट जो फेल द्वारा जो प्रबंध के सिद्धांत दिया है वो है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, यानी सरेंडर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, यानी संपूर्ण समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण उपक्रम या समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये क्या है, सामूहिक हित होता है। लिखा हुआ है यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनों एवं प्रबंधकों को सामूहिक तथा व्यक्तिगत हितों को समन्वित रखना चाहिए, किंतु यदि इन दोनों में कभी किसी कारण से संघर्ष पैदा हो तो सामूहिक हित के लिए उन्हें व्यक्तिगत हितों का समर्पण छोड़ कर जाना चाहिए। फेल का मानना था, जो फेल हैं हेनरी फेल हैं जिनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था, उनका मानना था कि प्रत्येक कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लाभ हेतु नहीं बल्कि संपूर्ण उपक्रम या समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए कोई कार्य नहीं होना चाहिए, संपूर्ण उपक्रम या समाज के हितों को ध्यान में रखकर ही किसी भी कार्य को किया जाना चाहिए। ये भी किसने बताया था, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण हेनरी फेल के द्वारा बताया गया था। फिर जो हेनरी फेल हैं उन्होंने सामूहिक हितों के व्यक्तिगत हितों के समर्पण के कुछ सकारात्मक प्रभाव बताए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला लिखा हुआ है इसके द्वारा व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय होता है। यानी जो सामूहिक हित है इससे क्या होता है, व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय होता है। समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था, तालमेल होना, ठीक है। संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण से क्या होता है, संस्थान के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस सिद्धांत में मानवता का पालन होता है, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, इससे क्या है मानवता का भी पालन होता है, ठीक है। ये क्या है, इसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के समर्पण की अवहेलना के प्रभाव। पहला लिखा हुआ है इसके अभाव में मानवता का हनन होता है। जो सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हितों का जो समर्पण है इसकी जो अवहेलना के जो प्रभाव हैं इससे मानवता का हनन होता है। इसके अभाव में ईर्ष्या में वृद्धि होती है, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। इसके अभाव में संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति में अवरोध भी उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। तो आप समझ गए सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, ये किसने बताया था, हेनरी फेल के द्वारा बताया गया था। तो हेनरी फेल ने कितने सिद्धांत दिए थे, हेनरी फेल द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए थे। उसमें से मैंने आपको कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत और छठा
सामूहिक हितों का, व्यक्तिगत हितों का समर्पण का सिद्धांत, ये मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।